Hello students, this is Sipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कोई कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है। बच्चे जैसे कि कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी किसी कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, कंपनी ये स्टेटमेंट क्यों बनाती है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी जो भी एक्टिविटीज कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, उन एक्टिविटी से कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितने कैश का आउटफ्लो हुआ, यानी कितना कैश आया और कितना कैश गया। इसका हिसाब रखने के लिए कंपनी बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी 3 टाइप की एक्टिविटीज कर सकती है। वो एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? अगर कोई कंपनी जिसका बिजनेस करती है, जैसे कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसका बिजनेस क्या है? स्टील बनाना। अब वो रॉ मटेरियल बाय करेगी, जैसे आयरन बाय करेगी, तो आयरन का बाय करना, वेजेस देना, सैलरी देना, स्टील शीट को सेल करना या स्टील रॉड को बेचना, ये जो एक्टिविटी है जिसमें कंपनी काम करती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करती है, तो हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किसी कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है या जा रहा है, उसका हिसाब रखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो है कि कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने में कितना कैश गया या कितना कैश आया। जैसे सपोज करो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड को बाय करती है, तो ये इन्वेस्ट कर रही है। या इसके अलावा कोई मशीनरी बाय कर रही है, लैंड बाय कर रही है, फर्नीचर बाय कर रही है, तो यानी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। यानी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रही है या किसी दूसरी कंपनी के शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रही है, उस वजह से कंपनी में कितने कैश का इनफ्लो हुआ या कितने कैश का आउटफ्लो हुआ। जरूरी नहीं बाय करती है, सेल भी कर सकती है। जैसे कंपनी अपनी कोई मशीनरी सेल करती है, तो यहाँ पे ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, अब उन्हें सेल कर दिया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अगर किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, तो शेयर से हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो जो डिविडेंड रिसीव होगा, जो कैश का इनफ्लो होगा डिविडेंड के थ्रू, वो भी कौन सी एक्टिविटी माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारी फिक्स एसेट्स आएंगी जो कंपनी बाय करती है या सेल करती है या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या इन्वेस्टमेंट को सेल करती है या बाय करती है। वो सारी एक्टिविटी से कितने कैश का इनफ्लो हुआ कंपनी में या कितने कैश का आउटफ्लो हुआ, वो भी हम मेंशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कंपनी अपने फाइनेंस कहाँ से अरेंज करती है। देखो बच्चे, कब हमें पता है कंपनी अपने फाइनेंस 2 तरह से अरेंज कर सकती है, एक है डेट और एक है इक्विटी। या तो लोन लेगी या शेयर इशू करेगी। तो अगर डेट से अरेंज कर रही है तो कैसे अरेंज कर सकती है? बैंक से लोन ले सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, लेकिन उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा डिबेंचर इशू कर सकती है। तो ये सोर्सेज होते हैं फाइनेंस थ्रू डेट कलेक्ट करने के। सिमिलरली यहाँ पे वो कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू कर सकती है, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, तो कंपनी शेयर इशू करके भी अपने फाइनेंस अरेंज कर सकती है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन या लोन ले रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा जो लोन लिया वो वापस भी तो करेंगे ना। अगर हम रिडीम कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर रीपेमेंट ऑफ शेयर्स है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, वो भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे। अब हमने शेयर इशू किए हैं, जब शेयर इशू करेगी कंपनी तो डिविडेंड पे करेगी। अगर डिबेंचर इशू करेगी तो इंटरेस्ट पे करेगी। अगर यहाँ पे जो डिविडेंड पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू कितने कैश का इनफ्लो हुआ, कितने कैश का आउटफ्लो हुआ, वो भी शो करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यानी इन तीनों एक्टिविटी से कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो हम शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में।
अब तीनों एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है उनकी हम डिटेल करते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम आती है। देखो बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया जो फाइनेंस है डेट से आएगा या इक्विटी से आएगा। इट मींस फाइनेंसिंग का सोर्स हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे कोई भी शेयर्स हो, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। सेकंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ से भी फाइनेंस आ सकता है। यहाँ पे थर्ड है अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है जैसे बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे बैंक लोन, यहाँ से भी फाइनेंस बिजनेस कलेक्ट कर सकता है। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है लेकिन इसे भी हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ से बिजनेस के पास कैश आ सकता है, इनफ्लो कैश का है, लेकिन आउटफ्लो कैश जाएगा कब, जब हम जो शेयर्स हैं इनको हम रीपे कर देंगे, यानी रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा बिजनेस में रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, या कोई लोन को रीपे कर रहे हैं तब भी जो है बिजनेस के पास से कैश जाएगा। इसके अलावा अगर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है तब भी कैश का आउटफ्लो होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। या फिर अगर जो हमने शेयर इशू किए हैं, शेयर के ऊपर क्या देते हैं, डिविडेंड, तो अगर डिविडेंड कोई पे किया है, डिविडेंड पेड, या फिर जो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग्स हैं या डिवेंचर है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे। ये सारी आइटम क्या हो जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएंगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। यहाँ फिर हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम, अगर हमारे पास कैश ज्यादा आया है और कम गया, यानी इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम। लेकिन अगर हमारे पास से कैश कम आया है बट आउटफ्लो ज्यादा हुआ है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें ये पता चलेगा कितना कैश आया और कितना कैश गया ड्यूरिंग द ईयर। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ जी बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, अगर कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है, यानी किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के शेयर को, डिबेंचर को या बॉन्ड को बाय कर रही है या किसी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे जब इन्वेस्ट करेगी तो कैश क्या होगा, जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा। जब भी कैश जाएगा हम माइनस करेंगे, जब भी कैश का इनफ्लो होगा हम प्लस करेंगे। यानी माइनस कब होगा, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो होगा, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बाय करेंगे, यानी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कोई भी हो सकती है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। ठीक है, जैसे अगर हमने गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बुक्स में गुडविल की वैल्यू पहले 1 लाख थी अब 2 लाख हो गई है, तो 1 लाख की गुडविल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इट मींस हमने क्या किया, गुडविल को बाय किया है। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो बच्चे ये नहीं कि हमने गुडविल को सेल कर दिया है, इट मींस तब हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है, तो वो यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। राइट ऑफ करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यानी हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब भी क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, हम माइनस करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो हमारा कैश माइनस होगा। इसके अलावा कैश को प्लस कब करेंगे, कैश कब आएगा, अगर हमने अपनी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, अगर हम मशीनरी बेच देंगे, मशीनरी तो चली जाएगी बट कैश तो आएगा ना, तो इनफ्लो होगा, तो कैश का इनफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कब करेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कैश कब आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, देखो बच्चे, अगर आपने फिक्स एसेट बाय किया है और उसे रेंट पे दे दिया, कोई लैंड बाय की, कोई ऑफिस बाय किया, उसे रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट रिसीव होगा उससे भी क्या होगा, इनफ्लो होगा कैश का। जो रेंट रिसीव होगा वो भी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा।
सिमिलरली अगर कहीं इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर बाय किए हैं और वो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगी। यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है या किसी एसेट में किया है या शेयर में किया है या डिवेंचर में किया है, उनसे मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट से भी कैश का इनफ्लो होगा। जब भी कैश का इनफ्लो होगा हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो फ्रॉम लिखते हैं, आउटफ्लो ज्यादा यानी कैश गया ज्यादा है यानी आपने यूज ज्यादा किया है, तो कैश फ्लो यूज्ड इन आपका आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिसमें बिजनेस काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो स्टील बनाने का बिजनेस है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा या जो मैन्युफैक्चर किया है स्टील शीट या स्टील रॉड जो बेची है, जो सेलिंग है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उनके प्रोडक्शन के लिए जो वेजेस दिया है, जो सैलरीज पे की है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हम जो कैश फ्लो बनाते हैं बच्चे, ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। इनडायरेक्ट मींस हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं तो इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हमने ऐड किया था कैपिटल में, जैसे प्रॉफिट, तो हम उसे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और जो ड्राइंग्स है, जो आईओडी है, जो हम माइनस करते थे कैपिटल में से, उसे हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली कैश फ्लो में भी हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इनडायरेक्ट, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है? हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है, हमारी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है, सारी एक्टिविटी होने के बाद का प्रॉफिट है। यानी जो प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होके आया है, उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनसे होने वाले गेन भी एडेड है और उनसे होने वाले लॉसेस को हमने माइनस कर दिया। जैसे बिजनेस ने कोई एसेट सेल किया, एसेट को सेल करने पे जो लॉस हुआ, ये कौन सी एक्टिविटी है? क्या बिजनेस, आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई एसेट बेच दिया, ये उसके ऑपरेशन का काम नहीं है, ये उसकी रूटीन एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ से होने वाला जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है उसके अंदर ये लॉस माइनस है या गेन है, उसके अंदर ये गेन ऐड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में तो जब नॉर्मल गेन है, यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से गेन हुआ है या जो लॉसेज हुए हैं उनको एडजस्ट किया है, तो जो गेन हुए होंगे हमने ऐड कर दिए हैं, जो लॉसेज है उनको माइनस कर दिया है। लेकिन हमें तो ऑपरेशन से होने वाले कैश फ्लो और इनफ्लो का पता लगाना है। इन दैट केस जो भी अब नॉर्मल गेन है उन्हें हम क्या करते थे? माइनस कर देंगे, और जो नॉर्मल लॉसेज है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से होने वाले लॉसेज है जिन्हें हमने माइनस किया उन्हें हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से कुछ नॉन कैश आइटम होती हैं जो कि हमने P&L में शो करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है या गुडविल राइट ऑफ कर दिया है, ये भी हम कहाँ शो करते हैं? P&L में शो करते हैं। बेटे हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश गया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन से तो कैश का लेना देना ही नहीं है, ना कैश आता है ना जाता है, तो ये भी तो P&L के अंदर शो है, तो इसे तो हमें शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या शो कर रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम कैश का पता लगाएंगे कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो ऐड हो चुकी है उनको माइनस कर देंगे और जो माइनस हो चुकी है उनको ऐड कर देंगे। चलिए बच्चे अब सीखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। हाँ जी बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो हुआ और कितने कैश का आउटफ्लो हुआ, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम 3 स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेकेंड स्टेप में जब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। नॉन कैश मीन जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है या गुडविल राइट ऑफ किया है, ये नॉन कैश है, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं हो सकती, तो इन्हें हम वापस ऐड करेंगे। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जनरेट होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है। करंट एसेट जैसे डेटर, डेटर कैसे जनरेट हुए, किसी को क्रेडिट सेल किया तभी तो जनरेट हुए। क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटी है, ये कैसे जनरेट हुआ, अगर हमने रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेज किया है तभी तो ये जनरेट हुए हैं। यानी जो करंट एसेट्स हैं ये करंट लायबिलिटीज है, ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट होती है, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। लेकिन करंट एसेट्स में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। कैश मीन्स जो आपके पास कैश है, कैश इक्विवेलेंट मीन जैसे बैंक में आपके पैसे पड़े वो भी कैश के बराबर ही है, या कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपके पास कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये सारी क्या है, ट्रेजरीज बिल है, ये सारी आपकी करंट एसेट का पार्ट है। लेकिन ये कैश इक्विवेलेंट है क्योंकि ये विद इन 3 मंथ्स कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो कैश कैश इक्विवेलेंट में आएगा आपके पास कैश, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे क्या है, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इनको हम जो है करंट एसेट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा, बैलेंस शीट में 2 इयर्स का प्रॉफिट होता है, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, वो हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेप 1 हम ऐड करेंगे, और क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे कि जर्नलिज्म, प्रॉफिट में से कुछ पैसे जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिए होंगे वो वापस ऐड करने हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, सेकंड हम इसमें ऐड कर देंगे अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड कंपनी जो है ड्यूरिंग द ईयर पे कर सकती है, या फिर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो लिया जाएगा वो लास्ट ईयर का लिया जाएगा। करंट ईयर का तो अभी जो हमने लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का है और ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि कंपनी जो है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करेगी ना। इस साल तो अभी कंपनी ने अकाउंट क्लोज किए हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रपोज करेगी कि नेक्स्ट कि हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो पे करेगी, यानी कैश तो प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से आउटफ्लो हुआ है तो उसे वापस ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कौन सा लेंगे, ये करंट ईयर का लेंगे, ठीक है। जो प्रोविजन, जो कंपनी जो है लास्ट ईयर का जो टैक्स है वो इस साल पे कर देगी और इस साल के टैक्स के लिए प्रोविजन बनाएगी, वो भी कहाँ से बनाया होगा, प्रॉफिट में से बनाया होगा। तो उसे हम, क्योंकि हम बिफोर कर रहे हैं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करें, ये माइनस हो चुकी है तो हम इसे वापस क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, ये करंट ईयर का लेंगे। और अगर क्वेश्चन में हमें करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड गिवन है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट जो हम बुक्स के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट उसका प्रपोजल दिया है शेयर होल्डर को, उनको पे नहीं किया है, उसकी वजह से भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन सी हो सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो सकती है जैसे कि हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो हमने क्या किया होगा, पीएनएल पे ऐड कर दिया होगा, वो हमें ऐड नहीं करना, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, इसके अलावा सपोज कोई लॉस हो गया है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया है, लॉस ड्यू टू डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक,
तो ये जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इंश्योरेंस क्लेम जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या कैलकुलेट होके आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स हमने पे किया था, वापस ऐड कर दिया तो ये बिफोर टैक्स हो गया, तो वापस कैलकुलेट होके आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऑपरेटिंग आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तीनों स्टेप आपको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो स्टेप 1 में हम ये कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन है या गुडविल राइट ऑफ किया है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, गुडविल 1 लाख की थी 2 लाख हो गई, यानी आपने गुडविल परचेज की है, तो परचेज ऑफ गुडविल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन अगर बुक्स में गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, यानी लास्ट ईयर थी 2 लाख और इस साल है 1 लाख, अब रिड्यूस हो गई है, तो रिड्यूस का मतलब ये नहीं कि हमने गुडविल को सेल किया है, इट मींस गुडविल को राइट ऑफ किया है। जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कुछ भी आपने राइट ऑफ किया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन अगर हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन है, ये भी नॉन कैश आइटम है। अगर कोई इंटरेस्ट, ये सब ऐड होंगे क्योंकि हमने इन्हें माइनस किया ना, ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ शो होते हैं, P&L के डेबिट में शो होते हैं, तो ये डेबिट आइटम है। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हम इन्हें क्या करेंगे, प्रॉफिट में वापस ऐड कर देंगे। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो आइटम हमने माइनस की थी P&L में उन्हें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी कहाँ जाएगा, स्टेप 2 में। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, उसे भी हम वापस ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा, P&L में, डेबिट में जाएगा, तो डेबिट मतलब P&L में प्रॉफिट में से माइनस हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट पे किया है किसी भी बोरिंग्स के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई डिविडेंड पे किया है तो उसे भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे जैसे कि अगर यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, ये हमने ऐड किया है, तो अगर गेन हुआ होगा वो P&L की कौन सी साइड में लिखा होगा, हमने क्रेडिट में लिखा होगा, यानी नेट प्रॉफिट के अंदर उसे ऐड कर दिया है। लेकिन हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो आइटम ऐड की थी उसे हम माइनस कर देंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को हमने ऐड किया है, गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे किया था उसे हमने माइनस किया, ऐड किया है, तो जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है या रेंट रिसीव किया है, तो उसे हम क्या कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे। ये सब करने के बाद जो नेट प्रॉफिट में जो हमारे पास नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी उसका सबका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, यानी नॉन ऑपरेटिंग का कुछ नहीं है। अब कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 2 के बाद जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम को आपने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब आपके पास वो प्रॉफिट आ गया जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट आया उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो एसेट्स है, जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे अब स्टेप 3 का हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही जनरेट होती हैं। डेटर्स क्यों जनरेट हुए हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट
सेल किया है। क्रेडिटर्स क्यों जनरेट हुए हैं? क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया है। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। इसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे। अब थर्ड स्टेप करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अच्छा बच्चे, करंट एसेट्स अगर हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, अब कैश कब इनफ्लो होगा? अगर आप एसेट बेच देते हो, इट मीन एसेट आपकी रिड्यूस हो गई, लेकिन एसेट बेचने से कैश तो आएगा। इट मीन जब एसेट रिड्यूस होती है तो कैश आता है, यानी डिक्रीज इन एसेट से कैश का इनफ्लो होगा। यानी अगर स्टॉक है मेरे पास लास्ट ईयर 2 लाख का, इस साल है 1 लाख का, अब स्टॉक कम हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया, यानी मेरा स्टॉक सेल हो गया, तो उसके बदले में मुझे क्या मिल गया? कैश मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हुआ। यानी डिक्रीज इन एसेट से कैश का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट से। ठीक है। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो भी कैश बढ़ेगा, लायबिलिटी के बढ़ने से कैश बढ़ेगा। कैसे? सपोज करो मैंने किसी से लोन ले लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, तो मैंने 1 ईयर के लिए लोन ले लिया। जब लोन लिया लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, लेकिन कैश तो आया मेरे पास, पैसे तो आए मेरे पास। यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी से कैश का इनफ्लो होगा, डिक्रीज इन एसेट से कैश का इनफ्लो होगा। सिमिलरली आउटफ्लो कब होगा? कैश जाएगा कब? अगर मैं कोई एसेट खरीद लूंगी, अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया तो रॉ मटेरियल तो बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया एसेट, लेकिन मेरे पास कैश क्या हो गया? चला गया, कैश का आउटफ्लो हो गया। तो इट मींस जब मेरे पास एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो कैश का आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश का आउटफ्लो होगा। जब भी आउटफ्लो होगा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मैंने क्रेडिटर्स के पैसे देने थे, मैंने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपीज देने थे, मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स मेरी बुक्स में नहीं रहे, लेकिन मेरा कैश चला गया, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी से क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। जब स्टेप 3 कर लेंगे, अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है तो हम लिखते हैं यूज्ड इन, अगर इनफ्लो ज्यादा है हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आउटफ्लो ज्यादा है, तब हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे, यूज्ड इन लिखेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने तीनों एक्टिविटीज के फॉर्मेट को समझ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। Calculate the cash flow from operating activity from the following information. Net profit after tax and dividend 1,10,000, provision for tax 50,000, dividend declared approved by shareholder during the year 50,000, depreciation 20,000, loss on sale of plant 10,000, goodwill amortized 40,000, gain on sale of land 40,000, income tax paid 50,000 and income tax refund 40,000. अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश का फ्लो कंसीडर करना है तो हमें 3 पार्ट में करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेकेंड पार्ट में हम ट्रीटमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। थर्ड में हम ट्रीटमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, गुडविल amortized, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इनकम टैक्स पेड एंड रिफंड ऑफ टैक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, यानी हमें 2 एक्टिविटीज के अंदर कंसीडर करनी है। पहला हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दूसरा हमें ट्रीटमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। वर्किंग कैपिटल का इसके अंदर ट्रीटमेंट हमें नहीं करना। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का के लिए वर्किंग नोट रेडी करेंगे। वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया था बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी टैक्स जो माइनस हो चुका है, आफ्टर मींस टैक्स इसमें से माइनस है, डिविडेंड इसमें से माइनस है, हमें इसे वापस ऐड करना है। तो हम 4 आइटम ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड,
प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो लेना है प्रीवियस ईयर का, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो हमने लेना है करंट ईयर का। इसे हम टिप TIPP से लर्न कर सकते हैं और माइनस कर देना है अगर क्वेश्चन में कोई इनकम टैक्स का रिफंड गिवन है तो। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इसके बाद यानी ये टिप यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरन डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये लेस कर देंगे जब रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को, तो हमें क्या रिसीव होगा, हमें वो नेट प्रॉफिट रिसीव होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि आफ्टर है टैक्स माइनस हो गया, हमने क्या किया है, ऐड बैक कर दिया है। तो जब हम ऐड बैक कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमें ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे, तो फिर हम इसे यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि इसके अंदर कौन कौन सी आइटम आ सकती है। ठीक है, दूसरा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है तो हम इसे भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमने लिखना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,10,000। ये वर्किंग नोट पे करें हम। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव, यानी अप्रूवल कंपनी शेयर होल्डर से प्रूव हो चुका है। इट मींस ये प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि करंट ईयर का तो अभी प्रपोजल के लिए जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेते हैं, प्रीवियस ईयर का, इसे हम ऐड करते हैं। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है 50,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर का लेते हैं। यहाँ पे गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 का, हम इसे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा 1,10,000 में, ये हमारे पास आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रिफंड जो है आया, जब रिफंड आ गया हमें, तो हमने कौन सी साइड लिखा होगा, क्रेडिट साइड लिख दिया होगा, यानी प्रॉफिट में ऐड है, हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रिफंड हम माइनस करेंगे, यहाँ पे रिफंड है 40,000 का, तो 40,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1,70,000। 1,70,000 का आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे हम लिख देंगे 1,70,000। तो हमारा क्वेश्चन में एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो हम उन्हें सेकंड में ऐड कर देते हैं कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को इनको ऐड करना है और किनको लेस करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब हम इसे कैसे लर्न करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट है, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसे कैलकुलेट करते हैं 4 आइटम से, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। तो इसे TIPP से लर्न कर सकते हैं। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में कौन कौन सी आइटम आती है, उसमें आता है गुडविल, जो हमने राइट ऑफ किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पेटेंट राइट ऑफ किया है, कुछ भी कॉपीराइट राइट ऑफ किया है, तो गुडविल राइट ऑफ किया है वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड मैंने अभी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट पेड की एंट्री 2 जगह होगी, ऑपरेटिंग में ये ऐड होता है और फाइनेंसिंग में ये माइनस होता है। इंटरेस्ट पेड, देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, देन डेप्रिसिएशन। हम इसे लर्न कर सकते हैं GILD, गिल्ड। ठीक है, लेस क्या करेंगे, जैसे इंटरेस्ट पेड हमने माइनस किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लेस कर देते हैं इसमें से। इसी तरह से अगर कोई रेंट रिसीव किया है या डिविडेंड रिसीव किया है, देन लॉस को हमने ऐड किया है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जब इन 4 का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जब इनका ट्रीटमेंट करेंगे GILD गिल्ड का, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल। उसके बाद अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, उनका ट्रीटमेंट करेंगे और एंड में हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। जो पे किया जाएगा वो कौन सी ईयर का किया जाएगा, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे एंड में हम लिखेंगे टैक्स पेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्किंग कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो इसके बाद डायरेक्टली हम लिख देंगे टैक्स पेड। वो कौन सी ईयर का होगा, टैक्स पेड होगा प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रोविजन बनाया जाता है टैक्स का और प्रीवियस ईयर का टैक्स पे किया जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो जो आइटम क्वेश्चन में गिवन है इनसे रिलेटेड उनको पुट कर देंगे। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स डन, डिविडेंड डन। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। कोई प्लांट बेचा है उसके ऊपर 10,000 का लॉस है। लॉस कहाँ शो होगा, यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है और हम ऐड कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो जो आइटम माइनस हो गए उनको ऐड करेंगे, जो ऐड हुई है उनको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे हम इसे रब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, डन। उसके बाद है गुडविल अमोर्टाइज, यानी गुडविल को राइट ऑफ किया गया है, कितने से, 40,000 से। तो राइट ऑफ हम यहाँ शो करते हैं, राइट ऑफ 40,000। देन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एक लैंड है, लैंड सेल की, उसके ऊपर गेन आया। जब गेन आया होगा तो P&L में उसे क्या किया होगा, ऐड। अब इनडायरेक्ट मेथड है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स को, यानी जो लैंड के ऊपर गेन हुआ है 40,000 का, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। देन इनकम टैक्स पेड, पेड कौन से ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर का पे करते हैं। तो जो इनकम टैक्स पे किया है वो एंड में एंट्री होगी। इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट, उसके बाद हम पे टैक्स पेड करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, लेस करेंगे टैक्स पेड, ठीक है। कितना टैक्स पे किया है, पे किया है 50,000, लेकिन 40 वापिस आ गया, रिफंड आ गया, तो नेट कितना पे हुआ, 10,000। तो टैक्स पेड कितना हमने पे किया था, 50, लेकिन 40 रिफंड आ गया, तो नेट पे कितना हो जाएगा, 10,000 का। जो हम माइनस के आइटम है उन्हें हम ब्रैकेट में शो कर देंगे। यहाँ भी है गेन और सेल ऑफ एसेट, इसे भी हम ब्रैकेट में शो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कैलकुलेट करेंगे। ये है 40, 50, 70, 70 माइनस 40, तो यहाँ पे 30,000 जो है नेट इफेक्ट आया है ऐड का, क्योंकि ऐड वाली आइटम ज्यादा है। अब 1,70,000 में 30 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। अब 2 लाख में से माइनस करना है 10,000, तो ये आ जाएगा 1,90,000। आंसर पॉजिटिव आया है। अगर आंसर पॉजिटिव आया है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव होता कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चैप्टर आपको क्लियर होता जाएगा। आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है 2 इयर्स की, 2023 एंड 2022 की। गुडविल गिवन है 23 की 1 लाख एंड 2022 की 1,20,000। पेटेंट गिवन है करंट ईयर का 1,20,000, प्रीवियस ईयर का 1 लाख। लैंड 1,80,000 है करंट ईयर की, 2 लाख गिवन है प्रीवियस ईयर की। प्लांट एंड मशीनरी 320 गिवन है करंट ईयर की एंड प्रीवियस ईयर की 3,60,000। फर्नीचर 2,55,000, 25,000। 10% investment 1,80,000 and 2 lakh, and accrued interest on investment 10,000.
लाइबिलिटी साइड में गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, करंट ईयर का है 30,000 एंड प्रीवियस ईयर का है 10,000. इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023. बच्चे इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन है 2022 एंड 2023, यानी ये प्रीवियस ईयर है 2022 वाला और 2023 आपका करंट ईयर है। यहाँ पे सबसे पहले 2022 में गुडविल थी 1,20,000 की, अब हो गई है 1 लाख की, तो यानी जो गुडविल है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब गुडविल रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गुडविल को सोल्ड आउट किया है, इट मींस कि गुडविल राइट ऑफ हुई है। जो राइट ऑफ होती है गुडविल वो कहाँ शो होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है पेटेंट, पेटेंट जो है ओपनिंग यानी 2022 में था 1 लाख का, अब है 1,20,000 का, तो 20,000 से पेटेंट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब परचेज किया है। जब परचेज करेंगे पेटेंट, फिक्स एसेट परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो 20,000 के पेटेंट हमने बाय किए हैं, तो 20,000 की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है। जब बाय करेंगे तो कैश जाएगा, तो ये आउटफ्लो है, हम इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम शो करेंगे परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट्स। कितने परचेज किए हैं, 20,000 के। जब परचेज किए हैं कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो हम इसे माइनस शो करेंगे, माइनस वैल्यू को हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं। देन लैंड, लैंड स्टार्टिंग में थी 2 लाख की, अब हो गई है 1,80,000 की, तो 20,000 की लैंड रिड्यूस हो गई है। तो लैंड को हम क्या करेंगे, इसमें हमने लैंड को सेल किया है, तो 20,000 आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमने बेच दी, तो 20,000 आ गए, तो यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी नेट डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में थी, यानी ओपनिंग बैलेंस था 3,60,000 का, बाय द एंड ऑफ द ईयर ये हो गई 3,20,000 की, यानी प्रीवियस ईयर ये 3,60,000 की थी, करंट ईयर ये 3,20,000 की है, तो इट मींस 40,000 की लैंड 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी हमने सेल की है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है 3,60,000 से 3,20,000, ये जो 40,000 रिड्यूस हुई है ये ड्यू टू डेप्रिसिएशन हुई है, ये हमने सेल नहीं की है, तो यहाँ हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से शो नहीं करेंगे। देन है फर्नीचर, फर्नीचर की ग्रॉस वैल्यू, यानी जो फर्नीचर के अंदर चेंजेस आए हैं वो डेप्रिसिएशन या किसी और रीजन से नहीं आए हैं, ग्रॉस वैल्यू है। यहाँ पे फर्नीचर था लास्ट ईयर 20,000 का, अब हो गया 2,55,000 का, ये जो इंक्रीज हुआ है 2,30,000 का, इसे हम क्या मानेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर। जब फर्नीचर बाय करेंगे तो कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो 2,30,000 से हम नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर 2,30,000, ये भी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में यानी लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, इस साल हो गई 1,80,000 की, 20,000 रिड्यूस हो गई, इट मींस हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट किया है, तो 20,000 से कैश आएगा, यहाँ हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जब 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इट मींस हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ इन्वेस्ट किया है, हमने इन्वेस्ट किया तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट जो है, जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट की है ये 31 मार्च 2023 को की है, यानी करंट ईयर के एंड में की है, तो इट मींस इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 180 पे या 2 लाख पे। देखो बच्चे, क्वेश्चन ने यहाँ बोला है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हुई है बाय द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंस से लेके 31 मार्च तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी बुक्स में, 2 लाख थी, क्योंकि हमने बेची कब है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी 20,000 कब हुई है, 31 मार्च 2023 को, तो यानी पूरा का पूरा साल हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख की, तो इंटरेस्ट भी किसके ऊपर लगेगा, 2 लाख पे, 2 लाख का 10% 20,000। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है बोलता कि इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया था ओपनिंग में,
यानी 31 मार्च 2022 को या 1 अप्रैल 2022 को, यानी ओपनिंग में ही हमने इसे सोल्ड आउट कर दिया था। यानी सपोज करो ये सोल्ड हुई 31 मार्च 2022 को, ठीक है, तो इसमें 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट रह गई थी, 1,80,000 की। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता, 1,80,000 पे। यानी अगर ओपनिंग में ही सोल्ड आउट हो जाती तो इंटरेस्ट लगता 1,80,000 पे, लेकिन अगर एंड में बेची है तो इट मींस पूरा साल हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 2,00,000 की। तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा, 2,00,000 पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, यहाँ कुछ भी ना देता कि कब बेची है, तो हम एज्यूम करते कि करंट ईयर के एंड में हमने सोल्ड आउट की है, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता, 2,00,000 पे। तो एक छोटी सी टिप है ये कि अगर जो है सोल्ड आउट हुई है ओपनिंग पे तो इंटरेस्ट लगता है क्लोजिंग पे, और अगर सोल्ड आउट हुई है क्लोजिंग पे तो इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग पे। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम मानते इन्हें बेच दिया है हमने कब, बाय द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इंटरेस्ट लगाते ओपनिंग पे। और अगर हम मानते कि ओपनिंग में सोल्ड आउट हुई है यानी 1 अप्रैल 2022 को ही हमने बेच दी थी, तो हम इंटरेस्ट लगाते 1,80,000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2,00,000 का 10% 20,000, तो 20,000 का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमें इन्वेस्टमेंट में अभी 10,000 मिलने हैं, एसेट में है ना, तो इसका मतलब मिलने हैं। तो इट मींस 20 थे ड्यू, 10 अभी मिलने हैं, तो रिसीव कितने हुए हैं, 10। और कैश फ्लो में हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन शो करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, ठीक है। अब और कोई एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। पहले था 10,000 का लास्ट ईयर, अब है 30 का, यानी 20 का हमने प्रोविजन और बनाया है डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ शो करते हैं, ये हम शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो यहाँ हम इसे शो नहीं करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 20 + 20 + 10, 50 पॉजिटिव है और 250 नेगेटिव है। क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव है, हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आएगा, 2,00,000, ठीक है बच्चे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Rayan Limited provides the following information. Determine cash flow from the following activities. यहाँ पे गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल करंट ईयर की 15 लाख, प्रीवियस ईयर 10 लाख, 10% डिबेंचर करंट ईयर नील, प्रीवियस ईयर 1 लाख, 8% डिबेंचर करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर नील। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, डिविडेंड पेड 50,000, and during the year 2022-23 Rayan Limited issued bonus share in the ratio 2:1. अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, या फिर बोरिंग, जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है जैसे बैंक लोन है, या शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी किसकी आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। इसके अलावा अगर शेयर इशू किए हैं तो शेयर इशू पे जो डिविडेंड पे किया जाएगा, या अगर डिबेंचर इशू किए हैं डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जो डिविडेंड पे किया जाता है या इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये ऑपरेटिंग में भी हम शो करते हैं और फाइनेंसिंग में भी शो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल। जो ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख की, और क्लोजिंग कितनी है, 15 लाख की। इट मींस 5 लाख के शेयर इशू हुए, तो हमें मानना चाहिए कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट गिवन है, इशूड बोनस शेयर 2:1, यानी बोनस शेयर इशू किए हैं जिनके बाद 2 शेयरों को 1 शेयर बोनस मिलेगा, तो बोनस शेयर तो फ्री में इशू किए जाते हैं। तो इट मींस ये जो कैपिटल में इंक्रीज हुआ है ये बोनस शेयर की वजह से हुआ है,
तो कैश तो नहीं आया। जब कैश नहीं आया तो इसे हम कैश फ्लो में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 10% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर थे हमारे पास 1 लाख के डिवेंचर और इस साल हमारे पास कोई डिवेंचर नहीं है, नील है। इट मींस ये जो 10% डिवेंचर है हमने क्या कर दिए हैं, रिडीम कर दिए हैं। तो हम जब रिडीम कर देंगे यानी अपना जो लोन है पे कर देंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश जाएगा तो कैश का जाना माइनस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। कितने रिडीम किए हैं, 1 लाख के, तो 1 लाख कैश का आउटफ्लो हुआ है, नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। नेक्स्ट है 8% डिवेंचर। ओपनिंग हमारे पास बैलेंस नील है, क्लोजिंग 2 लाख है। इट मींस हमने डिवेंचर इशू किए हैं, इशू करेंगे जब डिवेंचर तो कैश का इनफ्लो होगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स। रिसीव करे हैं कितने, 2 लाख, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000, वैल्यू गिवन है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। अगर ये वैल्यू गिवन ना होती तो हम इंटरेस्ट को इनकी रेट के अकॉर्डिंग 10% और 8% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, अब हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर पे किया है यानी आउटफ्लो हुआ है, तो जब कैश जाएगा तो हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000। अगर ये गिवन ना होता हम इसकी रेट से इसको कैलकुलेट करते। देन नेक्स्ट है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे किया है 50,000 का, तो डिविडेंड पेड, ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग में भी जाएंगी, ठीक है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएंगी अगर ऑपरेटिंग भी बनाते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या बनाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश पेड 50,000, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में नेगेटिव वैल्यू जो है वो है 1 लाख और 1,50,000, 1,60,000 और पॉजिटिव है हमारे पास 2 लाख की, तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव आएगा 40,000 का। पॉजिटिव का मतलब है इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो से कैश आया ज्यादा है और गया कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, अब हमने सारी एक्टिविटीज का एक एक सेपरेट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट। From the following information, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2023. Opening cash balance 10,000, closing cash balance 12,000, decrease in trade receivable 5,000, increase in trade payable 7,000, sale of fixed assets 20,000, redemption of debenture 50,000, net profit before tax and extraordinary item 20,000. अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी तीनों एक्टिविटीज को एक साथ शो करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन नहीं है बल्कि उसका नेट इफेक्ट गिवन है। जैसे सपोज करो कि ट्रेड रिसीवेबल स्टार्टिंग में थे 50 के, अब हो गए हैं 70 के, तो 10,000 जो इंक्रीज हुए हैं, जस्ट इंक्रीज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। हमें नेट इफेक्ट से ही क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखो 3 एक्टिविटी है। पहला हम शो करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड में हम शो करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड में हम शो करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमने ए बी सी तीन आइटम्स में शो करेंगे, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम ए लेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे 3 स्टेप में करते हैं अगर आपको याद हो। पहले में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसे हम नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें हम 4 आइटम को ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था टिप से इसे याद रख सकते हैं। टी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई
इंटरिम डिविडेंड, P प्रपोज्ड डिविडेंड एंड P प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब हम इन चार आइटम को यहाँ देखिए तो इनमें से कोई भी आइटम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बल्कि हमें डायरेक्ट ही गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर ये डायरेक्ट गिवन ना होता तो नेट प्रॉफिट में हम इन चार आइटम्स को ऐड करते टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 20,000। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसके अंदर हम चार आइटम ऐड करते हैं। अब हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में मैंने आपको बताया था गिल्ड से लर्न कर सकते हैं कि गुडविल अगर राइट ऑफ किया है, गुडविल के अलावा अगर कोई पेटेंट राइट या ट्रेडमार्क कुछ भी राइट ऑफ किया है इंटेंजिबल, उसको ले सकते हैं। उसके बाद आई फॉर इंटरेस्ट पेड, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड डी फॉर डेप्रिसिएशन। अगर लॉस की बजाय गेन होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट पेड में इंटरेस्ट रिसीव्ड है उसे भी हम माइनस कर देते हैं। बट इन चार में से कोई भी आइटम यहाँ पे गिवन नहीं है, ना तो गुडविल गिवन है, ना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट गिवन है, ना आपके पास इंटरेस्ट पेड गिवन है और ना ही डेप्रिसिएशन गिवन है। कोई भी जो है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम यहाँ पे गिवन नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसे अब थर्ड पे जाएंगे, थर्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को देखना है। यहाँ में देखिए सबसे पहले ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश है। अच्छा बच्चे, जो कैश है ABC यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग, किसी भी एक्टिविटी में कैश और कैश इक्विवेलेंट को शो नहीं करते। कैश और कैश इक्विवेलेंट मींस कि कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्हें ABC तीनों किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे, चाहे ये करंट एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डिक्रीज कब होगी, जब पैसा आएगा। एसेट गई तभी तो पैसा आया, तो यहाँ पे मतलब ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितने हमारे पास 5,000, तो 5,000 हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश का आना। अगर आपने किसी से लोन लिया है तभी आपके पास कैश तो आया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, तो इट मींस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का इंक्रीज होना भी कैश का इनफ्लो है, इसे हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड पेबल। ठीक है, ये हमारे पास है 7,000। उसके बाद यहाँ पे और कोई भी आइटम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे और ये हमारे पास दोनों ऐड हो रही हैं। प्लस की आइटम है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 32,000। ये क्या हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये आइटम पॉजिटिव है हम फ्रॉम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमें बी पार्ट कैलकुलेट करना है। बी में हम कौन सी एक्टिविटी लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स को बाय कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने बाय किया है तो उससे मिलने वाला डिविडेंड, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर कोई फिक्स एसेट बाय की है तो उससे मिलने वाला रेंट भी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास आएगा सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो सेल किया है फिक्स एसेट्स को 20,000, जब सेल किया है तो कैश आएगा, इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। 20,000 का इनफ्लो हुआ है।
ठीक है। और इससे रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना हो गया टोटल अब हमारे पास 20,000 का। ठीक है, तो यहाँ अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 52,000 दोनों एक्टिविटी से टोटल। सी में हम क्या करेंगे, सी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और अगर शेयर इश्यू किए हैं उस पर जो डिविडेंड पे करेंगे या जो लोन पे करेंगे या इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी सारा किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पे है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर इश्यू करना या रिडीम करना किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जब रिडीम करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, आप वापिस कर रहे हो डिवेंचर्स को, रिटर्न कर रहे हो उसका अमाउंट, तो 50,000 रिडीम कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है? 50,000, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेट कितना इफेक्ट है। देखो 52,000 प्लस में है और 50,000 नेगेटिव है, तो तीनों एक्टिविटी से टोटल नेट इफेक्ट कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, हम डी में ऐड कर देंगे ए बी सी, तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी से मिला के कितना हुआ। पहली एक्टिविटी से 32 है, दूसरी एक्टिविटी से 20 है, तीसरी से नेगेटिव है, आउटफ्लो ज्यादा है 50 का, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? ए बी सी तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 32 लिया है प्लस 20, तो अगर टोटल 52 में से थर्ड में है रिडीम किया एडवेंचर तो नेगेटिव है 50, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 2,000 का। यानी तीनों एक्टिविटी से मिला के नेट कैश का फ्लो कितना हुआ है? 2,000 का। फर्म से सॉरी बिजनेस से कितने ज्यादा गए हैं? 2,000। अब ये जो ओपनिंग कैश का बैलेंस है, कैश या कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मीन कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन सबको टोटल करें तो कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 10,000। अब ए बी सी यानी इनका जो नेट इफेक्ट आया है तीनों का, उसमें ओपनिंग कैश का बैलेंस हम ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी इसमें अगर हमारे पास कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ओपनिंग बैलेंस भी होता, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी होता या करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी होता, उसको भी हम ऐड कर देते। यहाँ पे कितना है? 10,000, तो 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। 2,000 में जो नेट इफेक्ट आया है ए बी और सी तीनों को ऐड करके, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है ऐड करने के बाद आंसर कितना आया? 12,000। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का कितना है? 12,000। अगर तीनों एक्टिविटीज से जो नेट कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है उसमें अगर हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो उसका आंसर जो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट के आ जाता है। इट मींस आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अच्छा बच्चे, यहाँ तक जो मैंने आपको कैश फ्लो का कंसेप्ट कराया है सारा बहुत सिंपल कंसेप्ट कराया है ताकि आपको कैश फ्लो का कंसेप्ट समझ में आए। अगर हम स्टार्टिंग से ही डिटेल में सारा कंसेप्ट समझ लेते हैं तो बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने विदाउट एडजस्टमेंट सारा सिंपल कंसेप्ट आपको कराने की अच्छे से कोशिश की है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।